गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से आप लोग का वेलकम बैक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं पेड़ पौधे के बारे में। रेगिस्तानी ओक क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा गया है, खासकर ये वाला, ये पाया कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये रेगिस्तानी ओक जो है पाया जाता है, एक पेड़ है। और बार बार सीटेट में ये पूछा गया है यूपीएस सेक्शन में। इसकी पत्तियां जो है बहुत कम होती है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट का, तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी ऊंचाई ये भी पूछा गया है। क्लास की दीवार लगभग 4 मीटर के आसपास जो है पूछ लिया गया है कि कितना समान ऊंचाई होता है, तो 4 मीटर। और या तो फिर क्लास की दीवार के बराबर किसकी, कौन से पौधे की ऊंचाई होती है, तो रेगिस्तानी ओक। देख रहे हैं ये रेगिस्तानी ओक है। और वृक्ष की जड़ें जो होती है वह जो है ऊंचाई, अगर इसकी बात करें तो लगभग 30 गुना गहराई तक होती है। इसकी जो जड़ें होती है वृक्ष की ऊंचाई की लगभग, मतलब इसकी अगर ऊंचाई देखें, अगर इसकी ऊंचाई क्लास की दीवारें के बराबर है, तो इसका जो है ज़मीन के नीचे जो इसका गहराई में जो इसका जड़ होगा वो 30 गुना इसकी गहरी होती है। समझ सकते हैं आप लोग। एक यह पानी जो है पेड़ के तने में रखता है, स्टेम्स में। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि तने में कौन सा पेड़ के पानी पाया जाता है, तो रेगिस्तानी ओक होगा। ठीक है, डिजर्ट ओक। जब कभी इस इलाके में जो है पानी की नहीं होता है, ऐसे रेगिस्तानी इलाका में होगा तो पानी की कमी ही होगा। तो पानी की जब कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग जो है इसके तने के अंदर से एक पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं और पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रोटोन। क्रोटोन भी एक बहुत ही अच्छी प्लांट है। ये भी ज़मीन, क्रोटोन जो है ये ज़मीन का सिग्नल के रूप में काम करती है। किसानों को ये बता देती है कि यहाँ की मिट्टी जो है उर्वरक है, मिट्टियाँ जो है सही है या नहीं। इसके जो है पत्तियों से पता चल जाता है। अगर इसकी पत्तियों का रंग के जो है सिग्नल पौधा भी इसको कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। क्रोटोन पौधा के जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती है, आप देख ही रहे होंगे पिक्चर में। जब मिट्टी सूखने लगती है, ठीक है, तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती है, मतलब सिग्नल प्लांट इसको कहते हैं। किस कौन सा पौधा को? क्रोटोन पौधा इसका नाम है, क्रोटोन प्लांट है। ठीक है, और पत्तियां सूखने लगती है, उसके बाद झड़ने भी लगती है, और जिसमें मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, और यह एक प्रकार का सिग्नल भी देता है। तो किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉइल टेस्ट वगैरह नहीं कराते हैं तो इस तरह का पौधा लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा है निफेंथिक्स पिचर प्लांट, जिसको कहते हैं इंग्लिश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा गया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ यह पाया कहाँ जाता है, पहले तो ये पूछ दिया जाता है। इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। भारत की बात करें तो भारत में मेघालय में पाया जाता है। देख रहे हैं कितना सुंदर है। यह जो पीचर प्लांट है, इससे खुशबूदार निकलते हैं एक सुगंध, जिसके कारण जो है कीड़े मकोड़े इसके ऊपर अट्रैक्शन होते हैं इसके नज़दीक। और यही जो है जो कीड़े मकोड़े छोटे जीव इसका शिकार कर लेते हैं। ये पीचर प्लांट यह घड़े के जैसा दिखता है और पत्ती के ढक्कन लगा होता है। देख रहे होंगे ऊपर में ये ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीका का है। तो इसमें से खुशबू निकलती है और इसी वजह से कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं आके। निफेंथिस जो पौधा है पीचर प्लांट, ये घटपर्णी पौधा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटपर्णी पौधा। यह अन्य कीटभक्षी इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे कि डायोनिया, संडियो, ये सब भी एक क्या है, एक इंसेक्टिवोरस पौधे, मतलब कीटभक्षी हैं। ये भी कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, सेम पीचर प्लांट के नियन। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो बरगद। बरगद से क्वेश्चन कभी काल पूछा गया है, लेकिन उतना नहीं पूछा गया। यह जो ज़मीन के अंदर इसका जो टहनियाँ होती है वह चली जाती है और एक जड़े के रूप में बन जाती है। आप देखे होंगे बरगद को, टहनियाँ जो है इसकी लटकी हुई होती है, और दीवार जो है इस पे हम लोग झूला वगैरह बचपन में झूला करते थे। आप लोग को अगर झूले होंगे तो इसकी जो लटकन है, उसकी जड़ें जो होती है, इसकी जो बरगद की जो पेड़ की लटकन क्या है, उसकी जड़ होती है। ठीक है, तो ये लटकन क्या है पूछा जाएगा तो जड़ है, ध्यान रखिएगा। छोटा सा टर्म है लेकिन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं, तो ये कई बार पूछा गया है। तो इसमें आपको जैसे कि जड़, तो जड़ के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। मूली चूसेगा, मूली चूसेगा से आप याद रख सकते हैं। मुंह से तो मूली अब हो ही गया नहीं, ठीक है, मुंह से क्या हो गया, मूली आपका हो गया मूली। और चू से हो गया चुकंदर,
ठीक है, चू से चुकंदर, काफ़ी फायदेमंद भी होता है चुकंदर। और उसके बाद सा से हो जाएगा शलजम वगैरह भी इसमें आ जाता है। शलजम जो हम लोग जड़ भाग जिसका हम उपयोग करते हैं, शलजम का हम जड़ ही खाते हैं, ठीक है। और गा से गाजर, मूली, चूसेगा, गा से गाजर आपका आ जाता है, ठीक है। तो गाजर आपका ये है। तो मूली चूसेगा से याद रख सकते हैं टेपियोका। टेपियोका जो है ये केरल में पाया जाता है और इसका एक और भी नाम है कप्पा, ठीक है। क्या नाम है? कप्पा। अगर हम तना की बात करें तो तना में क्या हम खाते हैं? आलू, प्याज, अदरक, ये सब चीज़ हम तना में खाते हैं। क्या चीज़ में खाते हैं? तना में खाते हैं। अगर हम पत्तियाँ की बात करें तो धनिया, पत्ता गोभी, अरवी, पालक, कड़ी, ये सब तो आसानी से आप याद रख सकते हैं पत्ता वाला। बीज की अगर आप बात करें तो बीज में आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जैसे कि सरसों है, गेहूं है, धान है, चना है, बाजरा है। नहीं, फूल में बात करें तो सहजन का फूल कहाँ पे इसका बनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में, मुंबई के लोग सहजन के क्योंकि सब्जी बनाते हैं, खाते हैं। केला, कचनार, ये सब यूज करते हैं फूल में। फली में मटर, ठीक है, फली में क्या करते हैं? मटर। तो एक इसमें और भी एक ट्रिक है बीज के लिए कि हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, ठीक है। एक ट्रिक और याद रखिए, हद कर दिया, हाथ से हल्दी हो जाता है, ठीक है। हल्दी में क्या खाते हैं? सीड ही उसका बीज ही खाते हैं। हल्दी क्या एक तरह का, हद कर दी आपने। उसके बाद केसर, उसके बाद अदरक, ठीक है। आ से आलू और प्याज से प्याज। तो ये चीज़ आप याद रखते हैं तना में, ठीक है, तना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर दें तो वह हमारा है सब्जियां। सब्जियां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है, आप जानते ही हैं। सब्जियां जो है इससे प्रश्न पूछा ही गया है और खाने वाला भाग जो है उससे तो प्रश्न पूछा ही जाता है। तो सब्जियां में देखें तो अधिकतर जो है सब्जियां का पौधे जो फूल होती है और कुछ सब्जियों में पौधे का फल भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपको एनीमिया रोग हो गया तो वहाँ पे आपको डॉक्टर जो है गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहते हैं। खासकर यहाँ से प्रश्न पिछला 2021 दिसंबर वाला में पूछा गया था। मैं बैठा था एग्जामिनेशन में तो ऑनलाइन में, तो वहाँ पे ही पूछा गया था। तो गुड़, आंवला, ये जो है हरी पत्तेदार सब्जियां, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये इस तरीक़े से एग्जांपल देके कि एक बच्ची को एनीमिया रोग से ग्रसित है, उसको कौन सा सब्जी खाना चाहिए या आयरन में क्या क्या चीज़ होता है, ये इस तरीक़ा से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। विदेश से आने वाले सब्जियों के बारे में बात करें तो विदेशी सब्जियों के बारे में ही पूछा गया है कई बार, इंपॉर्टेंट एकदम है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आया भाई? तो साउथ अमेरिका से आया। हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आया? तो साउथ अमेरिका। गोभी और मटर यूरोप से आया है। गोभी और मटर कहाँ से आया है? यूरोप से आया है, ठीक है। गोभी मटर यूरोप से आया है। कॉफ़ी बीन्स, भिंडी अफ्रीका से आई है और सोयाबीन चीन से आया है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं आसानी से, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाला। हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका, गोभी मटर यूरोप से, कॉफ़ी बीन्स, भिंडी अफ्रीका से, सोयाबीन चीन से आया है। चलिए अब जल्दी ख़राब होने वाले कुछ ऐसे सब्जियों के हम लोग फलों के नाम याद रखते हैं जो जल्दी ख़राब होते हैं। चलिए, तो जल्दी ख़राब होने वाले जैसे कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं कुछ सब्जियां, कुछ फल, या कुछ तो होते हैं कुछ दिनों तक रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम अपने जीवन जो एक्सपीरियंस अभी तक जो आपका एज हुआ है, या महिला आप हैं तो महिला को तो ज़्यादा मालूम होगा कौन सी चीज़ जल्दी ख़राब होती है, क्योंकि किचन में होती है। या आप लोग भी बैचलर हैं तो किचन में आप लोग इस्तेमाल करते होंगे पालक, केला, फूलगोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर। तो ये सब क्या होता है? जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है। पालक लाइएगा 1 से 1.5 दिन में ख़त्म, सूख जाता है। केला भी अगर पका केला है तो ये भी ख़राब हो जाएगा, कच्चा में तो चलो टाइम लगता है। फूलगोभी भी, टमाटर भी उसी तरीक़े से, खीरा है, ये सब जल्दी जो है ख़राब हो जाता है। तो कुछ जो है कुछ दिन तक चलता है, जैसे लौकी लाएँ, आलू लाएँ। आलू तो चलता है सप्ताह 10 दिन नहीं। प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक, अनानास, तो ये सब लंबे समय तक के चलता है। चलिए ग्रास की बात करें तो ग्रास से प्रश्न उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन यह ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है और इसकी जड़ें जो है काफ़ी मजबूत होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है जड़ें किसकी मजबूत होती है, ठीक है। तो खरपतवार से आप ध्यान रखिएगा। खरपतवार क्या होता है? खरपतवार जो अनवांटेड जो ग्रास हो जाते हैं उसी को खरपतवार कहते हैं, ठीक है। चलिए खरपतवार से भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट, ये आपको अक्सर उतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एक टर्म्स दे दिया जाता है, जैसे हाइड्रोफाइट्स क्या है? नहीं, तो हाइड्रोफाइट्स वैसे पौधे को कहेंगे जो जल में रहते हैं। हाइड्रो से ही याद रखिएगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से हाइड्रो आप रखिएगा, H2O वाटर होता है ना, तो H2O
हाइड्रोजन से अब वाटर में रहने वाले जीवों को जलीय जो पौधे होंगे उसको हाइड्रोफाइट्स कहेंगे। अब हम बात करें मीसोफाइट्स, तो मीसोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो समान स्थानों पे उगते हैं। इसके अंतर्गत वन बगीचे खेत आदि ये सब क्या हो जाएगा, मीसो, मतलब समान है तो सब जगह उग जाएगा, समविध मीसो है। मरुविध करें अगर जेरोफाइट्स करें तो जेरोफाइट्स या पौधे मरुस्थली में होते हैं, ठीक है। जड़ जमीन जहाँ ख़त्म रहेगा, ठीक है, मरुस्थल रहेगा तो वहाँ पे ये डिजर्ट से प्लांट भी उगते हैं, ठीक है। तो जेरोफाइट्स में डिजर्ट प्लांट जहाँ मृदा की कमी होती है, तापमान अधिक होता है, जैसे कैक्टस, यहाँ पे जेरोफाइट्स का एग्जांपल है। उसके बाद हम हाइलोफाइट्स का है तो जो लवणयुक्त होते हैं, जैसे पौधे जो खारे जल में, जैसे कि समुद्र में कौन सा पौधा होंगे जो खारे होंगे, तो वही सब इसको क्या कहेंगे, हाइलोफाइट्स कहेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, टर्म्स काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, वह हमारा है ट्रिप मेथड। ये सिंचाई का एक पद्धति है, ठीक है। ट्रिप मेथड, इसमें वाटर का जो है बर्बादी कम होता है। किसान भाई लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहाड़ी इलाका में ज़्यादा इस्तेमाल होता है या रेगिस्तानी इलाका में साइड में भी इसका इस्तेमाल होता है कम, मतलब ऐसे पौधे जो जिसको कम पानी, ट्रिप के मेथड से, इस मेथड से सिंचाई का जो जल को जड़ों में पौधा में जो है पानी बूंद बूंद करके दिया जाता है और इस विधि में वाष्पीकरण इवोपरेशन की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं होने के बराबर होती है। इस विधि में पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पीवीसी पाइप आप देखे होंगे गांव घरों में, इस तरीक़े का पाइप जो है बिछा होता है, काफ़ी मजबूत माना जाता है ये पाइप। अब हम आते हैं सीड्स के ऊपर। सीड्स से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर स्टोर किया जाता था, यहाँ से पूछा गया है प्रश्न। या तो फिर मिट्टी का लेप लगाकर, ठीक है, नीम की पत्तियों में इन्हें कीड़े लगने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे पहले, आज से प्राचीन लोग एंशियंट हिस्ट्री में या आदि मानव समय में या उसके बाद आप देखिएगा हड़प्पा काल में, तो उस समय जो है सीड्स को कैसे रखा जाता था। आज ने बहुत सारा कोल्ड स्टोर हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसी हो गया, सब जगह रख लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उसमें सूखी लौकी में रखकर मिट्टी का लेप बनाकर नीम पत्तियाँ डालकर जो है बीज को बचाया जाता था, ताकि उसको फिर से नए सीजन में हम उसका पौधे उगा सके, खेती किया जा सके। तो पौधे स्वयं अपने बीजों को या दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर पानी के जरिए या एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते थे उस समय, ठीक है। पौधे भी एक तरीक़ा से विचरित करते थे, ठीक है, विचरण करते थे, ठीक है। तो एक जगह से या तो हवा के माध्यम से या कपड़ों के माध्यम से नहीं, इस तरीक़ा से एक जगह से दूसरी जगह होते थे, स्थानांतरित होते थे। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की फलियाँ पककर फट जाती है, ठीक है, और उसमें बीज बाहर निकल जाती है। काली मिर्च की बात करें, ब्लैक पेपर और फिर सौंफ, फनेल या गेहूं, वीट आदि, ये सब बीज ही होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें बीज में, तो वह हमारा है नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, ये सब क्या होता है, सीड से होता है, ये सब बीज से ही होता है, इसका पौधा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी जो है उसमें कीड़ा नहीं लगता, काफ़ी मतलब गोबर को शुद्ध माना गया है। और गोबर या कोई धर्म की हम बात नहीं करें, एक्चुअली गोबर शुद्ध ही होता है क्योंकि उसमें कीड़े नहीं लगते। आप देखते होंगे गाँव आज से जिनके पास मिट्टी का घर होता था, हम लोग के समय भी एक समय मिट्टी का घर था, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, मम्मी उम्मी या बहन वन सारा या हम लोग भी कभी मिट्टी से ही दलान उलान वगैरह निपा पोती करते थे गोबर मिला के, ठीक है, पानी में। तो इस तरीक़ा से काफ़ी वो सुंदर दिखता था और कीड़े मकोड़े नहीं लगते थे। कपड़ों में बंधा हुआ जो बीज होता था उसको पानी से भिगो गए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाता है, और क्योंकि ये कपड़े को बीज सांस लेने में सक्षम है। देखिए यहाँ पे एक मेथड दिया गया, ये मेथड तो आप लोग कई बार इस्तेमाल भी किए होंगे, क्योंकि जैसे कोई लोग चना खाते होंगे या फिर मूंग खाते होंगे भिगा के, उसको एक लाल कपड़े में आप उसको बांध देते हैं और उसको कहीं अंधेरे जगह रख देते हैं, तो उसके कुछ दिन बाद देखते होंगे 24 घंटा या 36 घंटा में वो वहाँ पे अंकुरित होने लगते हैं। तो ये ठीक है, ये इस कारण से होता है, मतलब बीज भी सांस लेते हैं। यदि हम बीज की बात करें तो इसमें जो है अंकुरित होना कोई बड़ा बात नहीं है, अंकुरित हो ही जाते हैं। यदि बीज की कपड़े में बांध दिया जाए तो उनमें से आधे अंकुरित हो जाएंगे और आधे नहीं। इसका कारण होता है कि बीज क्षतिग्रस्त थे, या तो फिर बीज से ही टूट गए हैं, या फिर बीज कीड़े लग चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए अंकुरित करने का अगर सारे में अंकुरित नहीं हुआ या आधे में हुआ तो आधा क्या थे, खराब थे। दांत के दर्द के लिए ट्रीटमेंट के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए लौंग से प्रश्न पूछा गया है, लौंग का इस्तेमाल जो है यहाँ पे पूछा गया है। लौंग कहाँ पाया जाता है, केरला के इलाकों में लौंग पाया जाएगा। चलिए
ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मेंडल भी इसको करते हैं, ग्रेगर मेंडल, ठीक है। तो इनको आप लोग ईवीएस में पढ़े होंगे, क्योंकि वो बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है ग्रेगर इनका थ्योरी से, कि इन्होंने जो है मटर के पौधे पर जो है अपना एक तरीका का एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी के बारे में पूछा जाता है बार बार। तो ग्रेगर मेंडल का जन्म अगर बात करें तो एक गरीब परिवार किसान 1822 में हुआ था, और इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधे के बारीकी से प्रयोग किए गए, और ढेरों सारे इकट्ठे भी इन्होंने किए सैंपल को। और मेंडल ने ये बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे बीज का चिकना खुरदुरा होना, पीला या हरा होना, और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना, ये सब कहीं ना कहीं उसका डीएनए में होता है, जीन में होता है। मतलब एक तरीक़ा से जैसे हम लोग का शरीर में क्या आता है, जीन में ही सारा इन्फॉर्मेशन होता है, उसी के आधार पे हमारा 2 हाथ 2 कान होगा, 2 नाक हो, 1 नाक होगा, इस तरीक़ा से जीन में ही सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो मटर के पौधे में भी ऐसे गुण होते हैं, उनके जीन होते हैं, डीएनए होते हैं, जिनमें कि ये पहले से ही तय होता है कि चिकना होगा या खुरदुरा होगा, या तना लंबा होगा या नाटा होगा। तो पर चिकने बीज वाले जो है खुरदुरे पौधे होते हैं, ठीक है। चिकने जो होते हैं वो खुरदुरे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो खुरदुरे होते हैं बीज, पौधे के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के लिए पौधे बीज या चिकने होंगे, खुरदुरे होंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक बीज थोड़ा सा चिकना हो, थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह से अगर हम बात करें रंग के गुण में, अगली पीढ़ी के पौधों को बीज या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं। पीला और हरा गुण मिलाकर कोई नई रंग नहीं बीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है एक्चुअली कि पीला या हरा होना या फिर चिकना या खुरदुरा होना, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। और ये भी बताया गया है कि मेंडल ने ये बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी जो है पौधा में ज़्यादा पीले वाले बीज होते हैं। इस तरीक़ा से एक तरह का डीएनए स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था, एक डीएनए एक तरीक़ा से इन्होंने किया था पौधे के ऊपर, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बताया कि जब बीज जो है पीला मिले या हरा गुण मिले उसमें, ठीक है, तो अगली पीढ़ी का जो पौधा होगा वह कैसा होगा, पीले वाले होंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस, काफ़ी आसान है, यहाँ से तो कोई आप लोग आसानी से समझ ही लेते होंगे कि अगर आप टीचर हैं तो। पत्तियों के पादप खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा जो है, नहीं, पत्तियों तने के माध्यम से जो है पहुँचते हैं, और ये वेसल्स के माध्यम से जो है एक जगह से दूसरे जगह अपने जड़ों तक, तनों तक, सारे शाखाओं में पानी ले जाते हैं, खाना पहुंचाते हैं। तो पत्तियों को हरा वर्णक पिगमेंट जो होता है, ग्रीन पिगमेंट, समझ रहे हैं, तो जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल से प्रश्न पूछा गया है। क्लोरोफिल जो है सूर्य के सौर प्रकाश का ग्रहण करती है, स्टोरेज करती है खाना, आप लोगों को मालूम है। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करती है, प्रकाश की उपस्थिति में ही, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है ये आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा यहाँ पे हम टाइम नहीं देते हैं। चलिए आगे हम बात करें तो क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश के समय, जब सूर्य उगा हुआ होता है, प्रेजेंस होता है, तो उसी के पत्तियों की सहायता से ये ऊर्जा निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, और इसलिए इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा जो है सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित की जाती है भोजन को, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो पौधों के ऊपरी भाग को हम वेपर के रूप में जल की हानि, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये सब कोई बड़ा टर्म नहीं है, ये सब आसानी से याद रख सकते। लास्ट अब है हमारा, ठीक है, तुलसी के बारे में हम जान लेते हैं, सरसों के बारे में हम जान लेते हैं, अमरबेल के बारे में जान लेते हैं। तो तुलसी जो है ये एक नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है। तुलसी का जो जड़ होता है उसमें नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है, ठीक है। नाइट्रोजन आप समझते होंगे कि नाइट्रोजन, बहुत सारे पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट करके लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में कैल्शियम सल्फेट होता है, ना कि सिर्फ कैल्शियम होता है, ठीक है, बॉडी में। इस तरीक़े से हमारे इसमें अगर हम सरसों की बात करें तो इसमें पत्तियां होती है जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग में लाया जाता है, और इसके लिए बीजों से तेल भी प्राप्त होता है। तो पत्तियां को हम लोग साग भी खाते हैं सरसों का, आप लोग को ध्यान होगा। तुलसी भी आप जान गए। अमरबेल की बात करें तो ये परजीवी पौधा है, पैरासाइटिक प्लांट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा पैरासाइटिक में कौन कौन से प्लांट आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते मैं बता दूं, आप लोग जो है अपना तैयारी करते रहें, सिर्फ यही नहीं कि हम जो बता रहा हूँ वही चीज़ बस करके जाएं, और भी अपने अंदर से आप जो है
कई सारी चीज़ों को रिसर्च करें, कई सारी चीज़ों को पढ़ें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश करें, क्योंकि अब तो KVS का भी वैकेंसी आ गया है, बच्चे तैयारी में लग जाएंगे। 3 से 4 महीने में हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए KVS का, केंद्रीय विद्यालय का। तो 4 महीना से ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, 3 से 4 महीना। अगर फरवरी मार्च करें तो फरवरी मार्च अगर CBSE लेती है एग्जामिनेशन, तो फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जामिनेशन में बिजी हो जाती है CBSE बोर्ड, ठीक है। तो अप्रैल में संभावना और मई में जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा एग्जामिनेशन। तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके ऊपर जल्द मैं वीडियो लाऊंगा। जब तक थोड़ा सा नोटिफिकेशन आने दीजिए, क्या क्या चीज़ चेंजिंग होगी कि नहीं होगी, वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, अभी कहना मुश्किल है। तो देखिए, पिछला सिलेबस तो आप लोग जान ही रहे होंगे, इस पर मैंने वीडियो ही बनाया है आज से 2 साल ठीक पहले। तो वो सिलेबस था, एक पार्ट था पहले, जो हालांकि सिलेबस में वही चीज़, रीजनिंग पूछा ही जाएगा, इंग्लिश पूछा ही जाएगा, आपका हिंदी पूछा ही जाएगा, पेडागॉजी रहेगा ही रहेगा, मैथ रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ रहेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ 19-20 हो, नंबर आगे पीछे हो, 10 की जगह 20 नंबर का हो, ठीक है। इंटरव्यू भी रहेगा ही, इंटरव्यू मान लीजिए 15 नंबर का था, उसके पहले 30 नंबर का होता था, तो हो सकता है इस बार फिर से 30 नंबर का इंटरव्यू कर दिया जाए, 70 नंबर का थ्योरी कर दिया जाए। तो देखिएगा, चेंजिंग होंगे कुछ, जो भी कुछ आपको 2 से 3 दिन में पता चल ही जाएगा। तो आप इंतज़ार करिए। और अभी मैं कहूँगा कि आप लोग NCERT क्लास 1 से लेकर 10वीं तक के NCERT को, साइंस का, SST का, मैथ का, ये जो है आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। बेसिक अपना पहले मजबूत कर लें, ताकि आप 3-4 दिन आपके पास है तो आप लोग जल्दी से जल्दी फिर तैयारी में लग जाएं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद।